नमस्कार दोस्तों, एजीटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चुनाव प्रक्रिया क्या है, चुनाव में वोटर्स कौन कौन से लोग होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान काफ़ी बड़ा लिखित संविधान है। इसी संविधान में लगभग कितने भाग हैं? लगभग हमारे 22 भाग हैं, जो गिनती में बढ़ करके लगभग 25 हो चुके हैं, किंतु आज भी 22 ही हैं, ठीक है। तो अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो हमें भाग 5 को जानना होगा। इस संविधान के हमारे भाग 5 को जानना होगा, जिसमें संघ की चर्चा है। जिसमें किसकी चर्चा है? ये जो भाग 5 है हमारा, इसमें संघ की चर्चा है। किसकी चर्चा है? संघ की। संघ यानी हमारे देश की कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, इन तीनों की चर्चा किसमें मिलता है? तो हमारे इस भाग 5 में, यानी संघ, जो संघ के लिए हमारा जो भाग 5 क्या है, समर्पित है, उसी में हमारे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की चर्चा मिलती है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति जो होते हैं इसी कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्रपति इस कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। और अगर हम देखें तो हमारा भाग 5 जो है, इसमें जो अनुच्छेदों की संख्या है, ये अनुच्छेद लगभग 52 से लेकर के 151 तक विस्तृत है। 52 से लेकर के 151 तक विस्तृत है। तो इनमें जब राष्ट्रपति की बात आती है तो सबसे पहले राष्ट्रपति को ही स्थान दिया गया है। अर्थात अनुच्छेद 52 से आप देख लेंगे 73 तक। कहाँ तक? 73 तक। इसमें किसकी जानकारी मिल जाएगी हमें? राष्ट्रपति की। यानी जब भी हमें राष्ट्रपति के बारे में जानना होगा, हमें अनुच्छेद 52 से 73 तक पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन हमें अभी क्या, हमें सिर्फ राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में जानना है। तो हम कुछ प्रमुख अनुच्छेद भी पढ़ेंगे जो किससे संबंधित होंगे? जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। जैसे कि आप देख सकते हैं अनुच्छेद 54 होता है, अनुच्छेद 55 है। तो 54 में क्या है? इसमें वोटर्स हैं, अर्थात राष्ट्रपति को वोट कौन कौन से व्यक्ति देते हैं। दूसरा है 55, इसमें पूरी की पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस क्या है निर्वाचन का, वो किस में है? तो वो इस अनुच्छेद 55 में है। एक अनुच्छेद 58 है, 58, इसमें है कि उम्मीदवार जो होंगे उसकी योग्यता क्या होगी। अर्थात राष्ट्रपति पद के लिए कोई ना कोई जो कैंडिडेट होते हैं, जो नॉमिनेशन करते हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक आता है 71, इसमें डिस्प्यूट की चर्चा है। अर्थात डिस्प्यूट यानी विवाद। किसी भी तरह से मान लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो उसके बारे में चर्चा किसमें? अनुच्छेद 71 में है। तो यही कुछ हमारे क्या इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन वो कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अनुच्छेद 58 की तरफ। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार हैं उनकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 58 जो है, अनुच्छेद 58 कहता है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे वो क्या होने चाहिए? उनकी पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि वे हमारे भारतवर्ष के क्या होने चाहिए? नागरिक होने चाहिए। दूसरी, उनकी उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष। दूसरी, उसके बाद अगली जो है उनके पास प्रस्तावकों की संख्या 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होते हैं? तो ये 50 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भी उम्मीदवार हैं उनका समर्थन करते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। और ये जो 50 ऐसे अनुमोदक होते हैं, ये इन 50 व्यक्तियों का समर्थन करते हैं कि हाँ, ये जो कह रहे हैं हम उनकी समर्थन करते हैं। अर्थात जो ये राष्ट्रपति पद के लिए जिस भी व्यक्ति को समर्थित कर रहे हैं, हम उनका क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। अगला है किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, ना हो। लाभ के पद पर ना हो यानी किसी भी सरकारी ऑफिस में कर्मचारी के रूप में, या फिर ऑफिसर के रूप में, या फिर मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री पद के ऊपर स्थापित ना हो। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का जो लाभ के पद पर है, यानी मंत्री हैं या फिर किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी ऑफिस में रहते हैं, ऑफिसर हैं, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का अगर क्या हो जाता है? निर्वाचन हो जाता है, तो उन्हें राष्ट्रपति पद पे
शपथ लेने से पहले इस पद को, जो पहले से वो पद को विराजमान थे, उसको क्या करना होगा, त्याग दे देना होगा, यानी इस्तीफा करना होता है, ठीक है, उससे इस्तीफा देना होता है, ठीक है। एक होता है कि इनको एक राशि 15,000 रुपये की एक राशि ये किनके पास, ये RBI के पास जमानत राशि के रूप में जमा करनी होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हों, उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, उनके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, तो ये 50 और 50 मिल के यानी कुल कितने व्यक्ति चाहिए, 100 ऐसे व्यक्ति। ये कौन से होते हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जो उनको निर्वाचन देने की कैपेसिटी है इनके पास, ठीक है, यही 100 व्यक्ति। ऐसा नहीं कि हम पूरे देश में से किसी भी 100 व्यक्ति को ले लें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो उन्हें वोट देंगे, जो मत देंगे, उनमें से 100 व्यक्ति होने चाहिए। लाभ के पद पर ना हो, ये भी मैंने देख लिया। और फिर क्या होता है, एक 15,000 रुपये की राशि जो उन्हें RBI के पास जमा करनी होती है जमानत राशि के रूप में। चलते अब हम अनुच्छेद 54 की तरफ, जो बताता है कि निर्वाचक जो कौन कौन से होते हैं, यानी जो वोटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वोटरों की बात करें हम, तो अनुच्छेद 54 के तहत अनुच्छेद 54 के तहत कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, इसे हम निर्वाचक मंडल कहते हैं, निर्वाचक मंडल होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि इस निर्वाचक मंडल का क्या कार्य होता है, ये निर्वाचक मंडल अनुपातिक, ये निर्वाचक मंडल जो है ना, अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि, अनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि से, ये निर्वाचक मंडल अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, वोटिंग सिस्टम यानी एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली क्या करता है, ये जो निर्वाचक मंडल है अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि के द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम यानी एकल स्थानांतरण मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ये जो सिंगल, ये जो विधि है ना, ये किसने दी थी, एक व्यक्ति थे हेयर नाम के, इन्होंने ही दी थी। अतः इस ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, इसको हम हेयर सिस्टम भी कहते हैं। तो अब तो ये तो जान लिया हमने किस विधि से होती है, लेकिन अब ये जो निर्वाचक मंडल है, इसमें कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है ना कि संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा एवं लोकसभा तथा देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी निर्वाचित विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, इन सब के निर्वाचित सदस्य ही क्या कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। सीधे तौर पे कहें तो राज्यसभा, संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं, राज्यसभा, दूसरी है लोकसभा, ठीक है, और एक है जो अभी हमने बताया कौन से, विधानसभा। विधानसभा कौन से हो जाएंगे, हमारे राज्य में जितने भी विधानसभा हैं। तो अभी हम जानते हैं कि हमारे देश में कितनी विधानसभा राज्य हैं, अर्थात अगर हम हमारे देश में देखें तो अभी 28 राज्य, कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और 2 ऐसी यूटीज हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास क्या है, विधानसभा है। तो ये कौन कौन सी हैं, ये है दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी। पुडुचेरी को पहले पौंडुचेरी के नाम से जानते थे। तो इन्हीं राज्यों के सिर्फ विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं, यानी राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित, तीनों से कौन, निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन करके आए हैं वही सिर्फ किसमें भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि इनमें कौन कौन से व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं जो क्या करते हैं, वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा में जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा में कुल कितनी, 250 सीटों की क्षमता, यानी 250 सदस्य इसमें हो सकते हैं। लेकिन इनमें से 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। जो कौन होते हैं, जो मनोनीत होकर आते हैं। ये किस क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं, तो इनको हम कला, साहित्य, विज्ञान, उसमें कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ विशेष योगदान देने के लिए मनोनीत करते हैं। हम लोग करते नहीं, हम लोग नहीं करते हैं। इनका मनोनयन जो होता है किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी बच जाते हैं 238। इन 238 में से ना हमारे देश में 5
राज्यसभा सीटें जो है ना आवंटित नहीं की गई थी, यानी लोगों को दी नहीं गई थी। ये यूटीज़ के लिए था, ये अभी भी ऐसी खाली है। तो इनमें से 233 जो होते हैं ये हमारे सीटों की संख्या होती है राज्यसभा की, यानी इतने सांसद होते हैं। लेकिन अगर हम अभी वर्तमान 2022 की बात करें, जो अभी हमारे इलेक्शंस हुए हैं, जो अभी हमारे 2022 के इलेक्शंस हुए हैं, इसमें भी 5 सीटें जो थी ना खाली थी। किसी प्रकार से निर्वाचन नहीं हो पाया था, कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से 5 सांसदों का निर्वाचन नहीं हो सका था। इस वजह से ये कितनी है वर्तमान में 2022 में 228 है। अब इसी प्रकार हम लोकसभा की देख लेते हैं। तो लोकसभा की कुल सीटों की जो क्षमता है वो 552 है। इसमें से भी 2 जो हैं ये कौन से हैं, मनोनयन करके आते हैं, ठीक है, ये मनोनीत होते हैं। इनका भी मनोनयन कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। ये कौन व्यक्ति होते हैं, 2 ऐसे व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति जो होते हैं ये आंग्ल इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय होते हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियन जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। अब ये बच जाते हैं यहाँ पे 550। इन 550 में से 530 जो है वो किनके पास है, वो राज्यों के लिए है, राज्यों से चुनकर आते हैं। और बाकी जो बच जाते हैं 20 ये है यूटीज के लिए, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। लेकिन इसमें फिर से वही बात, 7 ऐसी सीटें हैं जो आवंटित नहीं की गई हैं। तो बचते हैं एक्चुअल में कितने, 13, यानी 13। कितने बचते हैं, 13। तो ये कुल मिलाकर के आप देखें तो बन जाते हैं 543, यानी लोकसभा से 543, राज्यसभा से 228। तो अगर हम यहाँ 2022 में देखें तो ये 543 और 228, 771 ऐसे सांसद थे जो इस बार क्या थे, एलिजिबल थे 2022 के इलेक्शन में मत देने के लिए, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि इसकी सांसदों की संख्या। अब हम आ जाते हैं राज्य के विभिन्न विधानसभाओं से कुल कितने विधायक हैं, जो एमएलएज हैं, जो क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो विधायक हमारे देश में आज के समय में कुल 4033 है। कितने हैं, कुल 4033। कुल संख्या कितनी है, 4033। ये पहले जो हुआ करती थी, आज से 3-4 साल पहले की बात करें तो 4120 हुआ करती थी। ये क्यों कम हो गई, तो जम्मू कश्मीर एक हमारे देश का क्या हुआ करता था, विशेष राज्य हुआ करता था। लेकिन जब से यहाँ से धारा 370 हटाई गई, उसके बाद से ये क्या बन गया, हमारा यूटी बन गया। जम्मू कश्मीर को हमने 2 यूटी में बना लिया, एक हो गया जम्मू कश्मीर और एक लेह लद्दाख, ठीक है। तो इसकी जो विधानसभा सीटें थी ये कम होकर के अब कितनी हो गई हैं, वर्तमान में 4033 हो गई हैं। अब वही 2022 के अगर हम इलेक्शन की बात करें तो इसमें कितने थे, तो 2022 की अगर हम बात करें तो ये 4033 में से 6 ऐसे एमएलए थे इनका निर्वाचन नहीं हुआ था, तो ये हो गए 4027। 4027 में से 2022 में ऐसी न्यूज़ थी कि 2 ऐसे विधायक थे जो डिस्क्वालीफाई किए गए थे। जो क्या किए गए थे, डिस्क्वालीफाई किए गए थे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं 4025, ठीक है, 4025। तो अगर हम कुल मिलाकर के देखें जो मत करने वाले इस निर्वाचक मंडल में, इलेक्टोरल कॉलेज में कुल संख्या कितनी थी, तो ये 4025 और यहाँ से ये जो हमने अभी एमपीज की संख्या निकाली थी 771। ये 4025 एमएलएज हो गए और ये 771 है ये क्या हो गए, एमपीज हो गए। तो ये कुल बन जाते हैं 4796। इतने लोग जो थे 2022 के इलेक्शन के लिए क्या थे, वोटर्स थे, इतने लोगों ने वोट दिया था, ठीक है। इतने लोग वोट देने के लिए एलिजिबल थे, लेकिन दिया इतने लोग नहीं था, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि कुछ ना कुछ लोग क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं वोटिंग कैसे होती है, यानी अनुच्छेद 55 की तरफ हम चलते हैं कि प्रक्रिया क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 55 में जो है हम देखते हैं कि प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनका मत मूल्य निकालना होता है, इनके मतों का मूल्य निकालना होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो 4796 व्यक्ति वोट देंगे, इनके मत का वैल्यू भी सेम नहीं होता है, क्योंकि सभी एमपी के और एमएलए जितने भी राज्यों के विधायक है सबका मत का मूल्य अलग अलग होता है। तो हमें पहले जानना होगा कि इनके मतों का मूल्य क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमएलए का। एमएलए यानी विधायक के मत का मूल्य। अगर हम विधायक के मत का मूल्य देखें तो जिस राज्य के विधायक का मत का मूल्य देखना होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, उसको हम विभाजित करते हैं उस राज्य में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं। हमें इससे मतलब नहीं होता है कि उस राज्य में कुल विधायक अभी कितने, उससे मतलब नहीं होता, हम कुल सीटें लेते हैं, कुल विधानसभा की सीटें कितनी थी।
और जब ये फाइनली जब आंकड़े आते हैं इसको हम 1000 से विभाजित कर देते हैं। कितने से विभाजित कर 1000 से, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल हमें लेना होगा क्योंकि ऐसे तो समझ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हम बिहार राज्य का एग्जाम्पल लेते हैं, तो बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 4,21,26,236 थी। इसको हम विभाजित कर देते हैं, उनके वहाँ के विधानसभा सीटें 243 है। जब हम इसे पुनर्विभाजित करेंगे किससे 1000 से, ठीक है। तो ये निकल करके आंकड़े जो आते हैं ये आते हैं 173.358, इतना निकल करके ये आंकड़ा आ जाता है। लेकिन इसमें अब हम क्या करते हैं, अगर 0.3 ही अंक तक लेते हैं और 0.3 अंक अगर 500 से कम है तो यही हम संख्या ले लेते हैं, यानी 173 हो जाती है। अगर ये 500 से अधिक होता है तब हमें इसमें एक जोड़ना होता है। तो इस तरह से बिहार के जो विधायक हैं उनके मत की संख्या कितनी है 173 है। इसी प्रकार अगर आप यूपी की देख लें जो कि हमारे देश में, वहाँ के विधायकों की जो मत की वैल्यू है वो सर्वाधिक होती है, यानी यहाँ के 208 हैं। सबसे कम भी जान लेते हैं हम, तो सबसे कम जो है सिक्किम राज्य के विधायकों की 7 है। 2 राज्य ऐसे हैं ना जिनके विधायकों का मत का मूल्य सेम है, झारखंड और तमिलनाडु। लगभग क्या बिल्कुल सेम ही होती है। झारखंड और तमिलनाडु के विधायकों की संख्या मतों की संख्या जो है 176 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली कि जो हमने जनसंख्या ली है, जो ये हमने जनसंख्या ली है, ये जो अभी हमने जनसंख्या ली है, ये कब की जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या है। क्या ये हमारे 2011 की जनसंख्या है? नहीं, ये हमारे 2011 की जनसंख्या नहीं है। हमारे जनसंख्या जो आती है ये 1971 की आती है, 1971 की आती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये रहा है कि हमारे देश में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश की एक समस्या, प्रमुख समस्याओं में से एक था जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी तीव्र रूप से क्या होती थी, वृद्धि होती रहती थी। तो बहुत सारे जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या करते थे, स्टेप्स लिए जाते थे, बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे थे, ठीक है। जब बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे थे ना, तो साउथ वाले जो स्टेट थे, साउथ वाले जो राज्य थे, वहाँ की जनसंख्या नियंत्रित हो रही थी, बहुत हद तक कंट्रोल हो रही थी। लेकिन जो उत्तर भारत के राज्य थे, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। जिसके वजह से जो आपने फॉर्मूला देखा, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था कि जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या थी, उसको हमें किससे विभाजित करना था, विधायकों की संख्या से। अर्थात जितने जनसंख्या ज़्यादा होगी मत का वैल्यू भी क्या उसका ज़्यादा आता था। तो ये समस्या हो रही थी, उसकी वजह से वहाँ के साउथ के जो नेता थे, दक्षिण भारत के जो नेता था, उन्होंने क्या किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनसे विनती की कि देखिए ऐसी समस्या है, इसका निवारण किया जाए। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था कि अनुच्छेद 55, जो हमारे क्या अनुच्छेद 55 है, इसमें उन्होंने लिखवा दिया था। कैसे लिखवा दिया था, संशोधन के तहत 42वां संशोधन जो था हमारा संविधान का, कब हुआ था, 1976 में, ठीक है। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, इसके तहत उन्होंने लिखवा दिया था कि ये जो जनसंख्या हमारी जो लेनी है, ये कब की लेनी है, 1971 की। कब तक लेंगे हम, तो सन 2000 तक। कब तक, 2000 तक। और इसके बाद जो जनगणना होगी, यानी 2001 वाली, उसके बाद हम जो ये जनसंख्या है उसको बदल देंगे, ठीक है, चेंज कर देंगे, ओके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फिर जब ये समय आया तो इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अभी नहीं करते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं। उन्होंने 42वें संविधान संशोधन के जगह पे 84वां संवैधानिक संशोधन किया और उन्होंने कहा कि ये जो जनसंख्या है ना, कब तक ली जाएगी, 2026 तक। यही जनसंख्या 1971 वाली ली जा रही है, ठीक है। और 2026 के बाद जब होगा ये जनगणना, उसके आधार पर ली जाएगी। तो अगर आप देखें यहाँ से 2026 के बाद जब हमारा जनगणना होगा, कब होगा, 2031 में होगा। जो हमारा जनसंख्या का जो जनगणना होगा वो कब होगा, 2031 में होगा। तो अब मोस्ट प्रोबेबली ऐसे आसार हैं कि अब हम 2031 के बाद ही ये क्या कर पाएंगे, जो फॉर्मूले अप्लाइड होते हैं इसमें जनसंख्या का चेंज कर पाएंगे, ठीक है। ये जो अभी हमने विधायकों के मत का फॉर्मूला देखा, यही फॉर्मूला सभी जगह लागू होते हैं, ठीक है, सभी जगह। अर्थात जितने भी अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शंस होते हैं, जैसे राज्यसभा सदस्यों की हो गई, उपराष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की, इनमें यही फार्मूला यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले से जैसे अभी हमने देखा, तो कुल एमएलएज के सभी राज्यों के अगर हम एमएलएज के मत का मूल्य देखें तो इस बार जो था 5,43,231 था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एमपीज के मत का मूल्य, एमपीज के मत का मूल्य। तो ये फॉर्मूला होता है कि सभी राज्यों के विधायकों के जितने भी विधायक थे, मत का मूल्य,
सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य उसको विभाजित कर देना है सांसदों की कुल संख्या से, सांसदों की कुल संख्या से, ठीक है। तो सभी विधायकों के मत का मूल्य तो यही हो गया 5,43,231, इसे हमें विभाजित करना है कुल सांसदों की संख्या से, ये 776 होता है, ठीक है। 543 लोकसभा से और 233 जो होते हैं राज्यसभा से। तो ये कुछ इस तरह से निकल के आता है 700.009। फिर वही बात, दशमलव के बाद जो 3 अंक है उसे हम क्या कर देते हैं 500 वाला चेक कर लेते हैं, अगर ये 500 से कम है तो यही आंकड़े रह जाते हैं, 500 से ज़्यादा है तो एक जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से कितना निकल के आ जाता है 700। तो अगर हम कुल एमपीज के मत का मूल्य देखें ना, सभी सांसदों के, सॉरी विधायक नहीं, सभी सांसदों के, तो ये 700 निकला, मल्टीप्लाई कितने से 776 से, तो ये आंकड़े लगभग यही आते हैं, ठीक है, 5,43,200। इस प्रकार अगर हम देखें तो कुल मत जो इस 2022 के इलेक्शन में थे वो कितने थे 5,43,200 और प्लस 5,43,231, इन्हें जोड़ेंगे तो आप 10,86,431 ये मत कुल मत आए थे। जब कितने लोगों ने वोट दिया था, जब कितने लोगों ने वोट दिया था, जब कुल मतदाता जो थे हमारे कितने थे 776 इधर हो गए, और वो क्या थे 4,025 लोगों ने मत देना था, ठीक है। 4,025 लोग के कौन से विधायक जो थे अभी हमने देखा था, तो ये 4796 आंकड़े आ गए थे कुल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अब हमारे आंकड़े निकल गए, अब हम देखेंगे वोटिंग के बारे में। किसके बारे में, वोटिंग के बारे में, कि वोटिंग कैसे हुई थी, किस प्रकार से मत दिया जाता है, वोट किस प्रकार से दिया जाता है। तो वोटिंग जो होती है ना, ये वरीयता क्रम में होती है, जो भी वोटिंग होती है ये वरीयता क्रम में होती है। अर्थात मान लीजिए एक बैलेट पेपर होता है, हमेशा क्या होता है बैलेट पेपर होता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव में भी बैलेट पेपर का यूज़ होता है, और इसमें मान लीजिए जो भी व्यक्ति है उनका नाम है, मान लीजिए ABCD हमने रखा, इसमें उनका क्या दिया हुआ रहता है, इसमें चुनाव चिन्ह दिया हुआ रहता है, उस पर हमने क्या करना है स्टाम्प लगाना, मुहर लगानी है और इसको फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल करके चले जाना है। लेकिन जब ये अप्रत्यक्ष वाले राष्ट्रपति इलेक्शन की बात आती है तो इसमें प्रेफरेंस चलता है। मान लीजिए आप गए वोट देने और आप चाहते हैं कि जो राष्ट्रपति बने वो C बने, कौन बने, C बने, तो उसे आप प्रथम 1 लिख करके आएंगे। उसके बाद अगर चाहते हैं अगर किसी वजह से अगर C नहीं जीतता तो मैं चाहता हूँ कि A बन जाए, तो A को हम क्या कर देते हैं 2, उसको हमें 2 पे रखना प्रेफरेंस पे। फिर अगर मान लीजिए आपने सोचा कि अरे चलो A और C में से दोनों में से किसी ने नहीं बना, तो फिर हम चाहते हैं कि B बन जाए, ठीक है, B को दिया। और इसी तरह से अगर आपने सोचा कि तीनों में से ही कोई नहीं बनते, तब मैं चाहता हूँ कि कौन बने, D बने, ठीक है। तो ये होती है वोटिंग प्रक्रिया। इस प्रकार से जो इस बार वोटिंग हुई थी ना, तो कुल इतने लोगों में से 53 लोगों के वोट जो हैं, जो मत जो थे ये अवैध हो गए थे। मत जो थे ये क्या हो गए थे, अवैध हो गए थे, यानी ये इनवैलिड हो गए थे। क्यों होते हैं, तो इनवैलिड होने के कारण ये होते हैं कि मान लीजिए आप गए वोट देने के लिए और इसको भी 1 दे दिए, इसको भी 1 दे दिए, तो ये क्या हो गया, अवैध हो गया। या फिर आपको नंबर जो है वो क्या करने थे, सभी में भरने थे, आपने सिर्फ C को 1 लिखा और बाकी खाली छोड़ के चले हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से वोट जो होते हैं क्या होते हैं, अवैध हो जाते हैं। तो इस बार कुल लोगों के वोट कितने पड़े थे, सॉरी ये तो अवैध हो गए थे ना, लेकिन जो वोट जो पड़े थे 4796 लोग जो थे, इनमें से टोटल नहीं गए थे, इनमें से कुछ एब्सेंट हो गए थे। जैसे ये 4796 में से कुछ एब्सेंट हुए, जैसे 771 MPs थे, इनमें से कुछ 8 व्यक्ति एब्सेंट हो गए थे, और ये जो 4000 हमारे कितने 25 आंकड़े आए थे, इनमें से कुछ एब्सेंट होकर के ये कुल कितने आ गए थे, 8 एब्सेंट होने के बाद ये बन जाते हैं हमारे 763, और ये जो हमारे आंकड़े आए थे ये 3991 लोगों ने ही मत दिया था। तो इस प्रकार ये आता है 4754, कितना आता है ये आंकड़ा, 4754 आता है। और 4754 आंकड़े जो हैं, इतने लोगों ने वोट तो दिया नहीं था क्योंकि एब्सेंट हो गए थे। एब्सेंट क्यों हो गए थे, किसी भी रीजन से कुछ बीमार पड़ गए या फिर किसी अन्य कार्य में व्यस्तता की वजह से वो लोग वोट नहीं दे पाए थे। तो कुल इतने लोगों ने वोट दिया था, लेकिन 53 जो है क्या हो गए, अवैध हो गए। तो टोटल वैलिड वोट जो है वो कितना हो गया, अगर आप देखेंगे तो टोटल वैलिड वोट जो है वो 4701 निकल करके आ जाता है। कितना निकल के आता है, 4701। अब इन 4701 व्यक्तियों का जो हमने कुल मत निकाला था कितने का, 4796 का, वो 10,86,431 आया था।
लेकिन जब इतने मत अवैध हो गए तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 10,56,980। कितना आ गया था, 10,56,980। ये तो वोटिंग हो गई। अब हमें क्या करना होगा, काउंटिंग करना होगा, गिनती करनी होगी। कि वोटिंग तो हो गई, गिनती करनी होगी। तो गिनती से पहले हमें ये जानना होगा कि वो व्यक्ति कौन है जो जीतेगा। कितने मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हम क्या बना देंगे, विजयी घोषित करेंगे। ठीक है, तो विजय घोषित करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, उसका एक कोटा होता है। क्या होता है, एक कोटा होता है। जैसे ये कोटा होता है, कोटा क्या कहता है कि कुल वैध मत, कुल वैध मत, उसको विभाजित करना है रिक्तियों की संख्या से। रिक्ति यानी वैकेंसीज कितनी है उससे, रिक्तियों की संख्या से विभाजित करना है, +1 करना है। रिक्तियों की संख्या +1 से विभाजित करना है और अंत में क्या कर देना है, फिर से +1 करने हैं हमें। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप देखें तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो होते हैं ना, कितनी रिक्तियां होती हैं, मात्र एक ही तो होती हैं। और कुल वैध मत अभी हमने देखा था कितने इस बार पड़े थे, 10,56,980 वोट पड़े थे इस बार। ठीक है, 10,56,980 वोट पड़े थे। रिक्ति अगर देखें तो एक है, +1 यानी 2 हो गई और +1। अगर आप इसको 2 से विभाजित कर देंगे तो ये आ जाता है 5 लाख। $5,28,490 +1, यानी ये जो आंकड़े आ जाएंगे, ये जो आंकड़े आएंगे ना, जिनको भी ये आंकड़ा मिल जाएगा वो व्यक्ति क्या बन जाते हैं, इस बार ये 2022 का इलेक्शन का विजेता घोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जानते हैं कि हमारे द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, कितने द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, इनको लगभग 64.03% वोट मिले थे, जो लगभग 6,76,803 वोट थे। ठीक है, इतने वोट मिले थे और ये क्या हो गई थी, विजेता घोषित हो गई थई। और जो हारने वाले व्यक्ति ऑब्वियसली ये 64.303 मिल गए थे, तो यशवंत सिन्हा जी को कितने मिलेंगे, 35.97% मत मिले थे और वो इस चुनाव में हार गए थे। लेकिन जो विजेता बनी थी वो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी बनी थी, जो हमारे देश की होने वाली प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, गिनती तो ये तो हमने देख लिया कि उसकी कोटा होता है, गिनती के लिए कोटा होता है। ठीक है, कि इतने पे जो व्यक्ति आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, वो विजयी घोषित हो जाएंगे। लेकिन अब गिनती कैसे की जाती है, जो गिनती होती है वो कैसे होती है, तो अभी हमने देखा कि प्रेफरेंस वाइज जो वोटिंग हुई थी इस तरह से। ठीक है, ABCD, मान लीजिए इनको 1 2 3 4 जो भी आपने वोटिंग दी थी। ठीक है, तो इनके बैलेट बॉक्स से बैलेट पेपर जो भी है वो निकाले जाते हैं। अच्छा, वोटिंग कहाँ होती है, तो जो MPs होते हैं, सारे MPs होते हैं, वो कहाँ वोट देते हैं, वो तो संसद में ही, पार्लियामेंट में ही देते हैं। लेकिन जो विधायक होते हैं, क्या वो भी वहाँ जाते हैं, नहीं। विधायक जो होते हैं सभी अपने अपने राज्यों के विधानसभाओं में जा करके मत करते हैं। तो सभी का जो मत है वो फिर कहाँ पहुँचता है, पार्लियामेंट में, और वहीं गिनती शुरू होती है। तो इसमें से फिर क्या हो गया, अगर हमने सबके निकाल लिए, सबके बैलेट बॉक्स से मतों को निकाला और गिनती शुरू हुई, तो गिनती राउंड्स में होती है। जो गिनती होती है वो राउंड्स में की जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम देखेंगे कि A को फर्स्ट प्रेफरेंस कितने लोगों ने दिए थे। ठीक है, A को फर्स्ट प्रेफरेंस कितने लोगों ने दिया था, मान लीजिए A को इसमें से 35 लोगों ने दिया था। हम मान लेते हैं कुल जो वैध मत थे वो 100 थे। ठीक है, तब हम लेकर के चल रहे हैं। ओके, A को 35 लोगों ने, B को 30 लोगों ने, और C को 20 लोगों ने, और D को 15 व्यक्तियों ने। ठीक है, ये आंकड़े 100 पूरे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि इसमें से जो सबसे कम आंकड़े होते हैं, जिनके भी आंकड़े सबसे कम होते हैं, जैसे मान लीजिए D का सबसे कम है, तो इनको हम यहाँ से एग्जिट का रास्ता दिखा देते हैं, यानी बाहर कर देते हैं। ये चले गए बाहर, बाहर तो गए, लेकिन इनका काम यहाँ समाप्त नहीं होता। अब इन जो व्यक्ति जो इतने लोगों ने मत दिया था D को, इनका हम सेकंड प्रेफरेंस देखते हैं, यानी इन्होंने दूसरे नंबर पर किसे रखा था। तो जब सेकंड प्रेफरेंस अगर ये D को दे चुके थे, तो अब किसको देंगे, A B C को ही देंगे। तो हमने A B C को देना है वोट। इनके मत कितने थे, कुल 15 थे। कितने लोगों को दिया, मान लीजिए A को इन्होंने कितने रखा, 7 पर रख दिया। मान लीजिए 7 वोट इन्होंने इसको दे दिया, 6 इसको, बाकी बचे 2 इनको दे दिया C को। ठीक है, तो ये जो मत है ना फिर से इसमें जुड़ जाएंगे। C को 2 है तो हम यहाँ 2 जोड़ लेंगे, B को 6 है तो B में हम 6 जोड़ लेंगे, और C को 7 है तो इसमें हम इस प्रकार हो जाते हैं 35 पर 7 42, यानी 42 वोट ये हो गए।
30 + 6 36 और इधर से 20 + 2 22। तो फिर से अभी हम यहाँ क्या करेंगे, जो जिसके भी पास सबसे कम वोट होंगे उसको हम क्या करते हैं, उसको फिर से हम वही एग्जिट यानी बाहर कर देते हैं। तो ये हो जाएंगे अब क्या, एग्जिट, सबसे कम वोट इन्हीं के पास बचे थे। तो अब इनका फिर से हम क्या, इनका काम खत्म हो गया नहीं, फिर से अब इनका अब हम नेक्स्ट प्रेफरेंस चेक करेंगे। तो आ जाते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे सी जो है, सी के कितने मत थे, 20 + 2 कितने थे, 20 + 2 मत थे, ठीक है। तो ये 20 जो थे, ये कौन थे, ये 20 जो थे इनको किस प्रेफरेंस पे रखा गया था, इनको फर्स्ट प्रेफरेंस पे, और इनको ये जो सेकंड 2 मिले थे, 2 मत मिले थे, वो कौन से प्रेफरेंस पे, सेकंड प्रेफरेंस पे। तो अब यहाँ पे हम जो है ना इनका नेक्स्ट प्रेफरेंस चेक करते हैं। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस वाले थे, यानी इसका अब कौन सा प्रेफरेंस चेक होगा, सेकेंड, और ये इसका थर्ड। तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे इसने सी को रखा था, तो बाकी बच्चे कौन से, ए, बी और डी। इधर थर्ड प्रेफरेंस किसका है, सी का, तो ये किसको रखेगा, आप ए और बी को रखेंगे। ये किसको रखेंगे, थर्ड प्रेफरेंस पे ए और बी को ही रखेंगे। तो यहाँ मान लीजिए 20 वोट थे, इसमें से मान लीजिए कितने, 7 वोट ए को मिल जाते हैं, ठीक है। 8 वोट मान लीजिए बी को और 5 वोट डी को मिल गए थे, ठीक है। और यहाँ हम देखेंगे तो 2 में से मान लीजिए ए वोट किसको मिल गए थे, 2 के 2 इसको मिल गए थे, ठीक है, और बी को 0 मिले थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके जो वोटों की संख्या है ये इसमें फिर से ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं ए की मत की संख्या 7 थी, तो यहाँ से फिर से 7 ऐड हो जाएंगे, और इधर से भी ए के कितने मत मिले थे, 2 मत मिले थे। तो ये आंकड़े आप देखेंगे तो ये कितने हो जा रहे हैं, 51 हो जा रहे हैं, 51 हो जा रहे हैं। यही तो हमें चाहिए था, अगर इस फॉर्मूले से देखिएगा तो 51 ही तो लाना था हमें, ठीक है। इस 100 जो हमारे अगर वैध मत हो जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 51 जिसके आंकड़े हो जाएंगे वो विजेता हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी निर्वाचन प्रक्रिया, गिनती की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई। अब एक अनुच्छेद बचा था, कौन सा था, अनुच्छेद 71, जो मैंने बताया था अनुच्छेद 71, उसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। क्या था वो, डिस्प्यूट के बारे में। वो किस बारे में था, डिस्प्यूट के बारे में। डिस्प्यूट यानी दुर्भाग्यपूर्णवश मान लीजिए कि हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन हो रहे थे और उसमें किसी ना किसी वर्ष के वजह से क्या हो गया, जो कैंडिडेट है वो नाखुश हो गए। उन्होंने कहा कि मैं गिनती से असंतुष्ट हूँ या फिर चुनाव प्रक्रिया से असंतुष्ट हूँ, तो उसका जो निवारण होगा वो कहाँ होगा, तो उसका निवारण हमारे संविधान के अनुसार, ये जो अनुच्छेद 71 है इसके अनुसार उसका निवारण हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में होता है, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी हमारी निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये निर्वाचन प्रक्रिया आप अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद। इस प्रकार हो जाते हैं 35 + 7 42 यानी 42 वोट ये हो गए, 30 + 6 36 और इधर से 20 + 2 22। तो फिर से अभी हम यहाँ क्या करेंगे, जो जिसके भी पास सबसे कम वोट होंगे उसको हम क्या करते हैं, उसको फिर से हम वही एग्जिट यानी बाहर कर देते हैं। तो ये हो जाएंगे अब क्या, एग्जिट, सबसे कम वोट इन्हीं के पास बचे थे। तो अब इनका फिर से हम क्या, इनका काम खत्म हो गया नहीं, फिर से अब इनका अब हम नेक्स्ट प्रेफरेंस चेक करेंगे। तो आ जाते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे सी जो है, सी के कितने मत थे, 20 + 2 कितने थे, 20 + 2 मत थे, ठीक है। तो ये 20 जो थे, ये कौन थे, ये 20 जो थे इनको किस प्रेफरेंस पे रखा गया था, इनको फर्स्ट प्रेफरेंस पे, और इनको ये जो सेकंड 2 मिले थे, 2 मत मिले थे, वो कौन से प्रेफरेंस पे, सेकंड प्रेफरेंस पे। तो अब यहाँ पे हम जो है ना इनका नेक्स्ट प्रेफरेंस चेक करते हैं। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस वाले थे, यानी इसका अब कौन सा प्रेफरेंस चेक होगा, सेकेंड, और ये इसका थर्ड। तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे इसने सी को रखा था, तो बाकी बच्चे कौन से, ए, बी और डी। इधर थर्ड प्रेफरेंस किसका है, सी का, तो ये किसको रखेगा, आप ए और बी को रखेंगे। ये किसको रखेंगे, थर्ड प्रेफरेंस पे ए और बी को ही रखेंगे। तो यहाँ मान लीजिए 20 वोट थे, इसमें से मान लीजिए कितने, 7 वोट ए को मिल जाते हैं, ठीक है। 8 वोट मान लीजिए बी को और 5 वोट डी को मिल गए थे, ठीक है। और यहाँ हम देखेंगे तो 2 में से मान लीजिए ए वोट किसको मिल गए थे, 2 के 2 इसको मिल गए थे, ठीक है, और बी को 0 मिले थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके जो वोटों की संख्या है ये इसमें फिर से ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं ए की मत की संख्या 7 थी, तो यहाँ से फिर से 7 ऐड हो जाएंगे, और इधर से भी ए के कितने मत मिले थे, 2 मत मिले थे। तो ये आंकड़े आप देखेंगे तो ये कितने हो जा रहे हैं, 51 हो जा रहे हैं, 51 हो जा रहे हैं। यही तो हमें चाहिए था, अगर इस फॉर्मूले से देखिएगा तो 51 ही तो लाना था हमें, ठीक है। इस 100 जो हमारे अगर वैध मत हो जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 51 जिसके आंकड़े हो जाएंगे वो विजेता हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी निर्वाचन प्रक्रिया, गिनती की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई। अब एक अनुच्छेद बचा था, कौन सा था, अनुच्छेद 71, जो मैंने बताया था अनुच्छेद 71,
उसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। क्या था वो? डिस्प्यूट के बारे में। वो किस बारे में था? डिस्प्यूट के बारे में। डिस्प्यूट यानी दुर्भाग्यपूर्णवश मान लीजिए कि हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन हो रहे थे और उसमें किसी ना किसी वर्ष के वजह से क्या हो गया, जो कैंडिडेट है वो नाखुश हो गए। उन्होंने कहा कि मैं गिनती से असंतुष्ट हूँ या फिर चुनाव प्रक्रिया से असंतुष्ट हूँ, तो उसका जो निवारण होगा वो कहाँ होगा? तो उसका निवारण हमारे संविधान के अनुसार, ये जो अनुच्छेद 71 है इसके अनुसार उसका निवारण हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में होता है। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी हमारी निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये निर्वाचन प्रक्रिया आप अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।